हाय दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हर सेकंड में लाखों करोड़ों पेटाबाइट्स का डेटा जनरेट होता रहता है। और दोस्तों, हर एक क्लिक पर हर एक वीडियो देखते हो, जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो दोस्तों आपका डेटा जनरेट होता रहता है। तो आपको क्या पता है कि ये डेटा स्टोर कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये डेटा स्टोर होता है डेटा सेंटर में। और दोस्तों जो डेटा सेंटर का जो ये सेक्टर है, ये दोस्तों काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर माना जाता है और तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर नज़र आ रहा है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे कि इंडियाज़ डेटा सेक्टर कैपेसिटी इन 2024, यानी कि इंडिया की 2000 जो डेटा सेंटर है उसकी कैपेसिटी क्या थी 2024 में। तो दोस्तों 2024 तक इंडिया का जो ये डेटा सेंटर था, ये 1.1 से लेकर 1.4 गीगावाट के आसपास रहा है। अलग अलग जो ब्रोकरेज है उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है इसके आसपास ही नजर आएगा। और दोस्तों लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2030 तक जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक कितना रह सकता है, तो दोस्तों 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 8 गीगावाट तक हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो सेक्टर है ये कई गुना बढ़ने का दमखम रखता हुआ नजर आता है। और इसी वजह से दोस्तों इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, खास करके जो छोटी कंपनियां हैं, उसमें दोस्तों काफी रफ्तार देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसके पीछे का जो मतलब फैक्टर क्या है, ऐसा जो रिपोर्ट इन्होंने निकाला है इन लोगों ने, इसके पीछे का फैक्टर क्या है, किस लिए दोस्तों यहाँ पर तेजी बन सकती है, ये चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न निकल कर आता है वो दोस्तों ये है कि इंडिया इंटरनेट यूजेस एंड डेटा ट्रैफिक हैव सर्ड। यानी कि दोस्तों इंडिया का जो इंटरनेट यूज़ है, जो डेटा ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों आप देखेंगे ग्रोथ ऑफ एआई एंड क्लाउड अडॉप्शन, यहाँ पर भी दोस्तों जो एआई और क्लाउड का जो अडॉप्शन है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी वजह से भी दोस्तों डेटा सेक्टर का डिमांड फ्यूचर में बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। वहीं पर दोस्तों डेटा ये देखेंगे लोकलाइजेशन ऑफ मैंडेट्स, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट भी अभी पूरी तरीके से डेटा को लोकली स्टोर करने का प्लान बनाकर चल रही है। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश पर आज के दौर में अटैक करना है, हमला करना है, तो दोस्तों उसके डेटा पर भी अटैक किया जाता है। तो ऐसे में हर एक देश की जो सरकारें हैं वो ये चाहती हैं कि उनके देश का डेटा उनके पास ही रहे, यानी उनके देश में ही रहे। तो ऐसे में इंडिया भी दोस्तों ये चाहता है कि अपने देश का डेटा अपने देश में ही रहे। तो इंडिया दोस्तों ऐसे मतलब सेक्टर पर काफ़ी फोकस करता मतलब देता हुआ नज़र आ रहा है। और गवर्नमेंट भी दोस्तों पूरी तरीके से इस सेक्टर पर पुश करती हुई नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट काफ़ी तरीक़ों से दोस्तों देखेंगे तो इस सेक्टर पर अपना जो पोजीशन है उसको क्लियर करती हुई नज़र आ रही है। गवर्नमेंट इस सेक्टर पर काफ़ी विशेष ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये सेक्टर एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर माना जा रहा है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, काफ़ी दमदार नज़र आता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और दोस्तों आज जिन दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दोनों कंपनियां दोस्तों काफ़ी छोटी हैं। और डेटा सेक्टर में देखेंगे तो कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन आज मैं जिन कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं, ये दोनों कंपनियां छोटी हैं और रिस्की भी हैं, ये भी चीज़ समझना होगा। पहली कंपनी का मार्केट कैप 19 से 16 करोड़ का है, करंट प्राइस देखेंगे तो 460 का है, और 52 वीक का हाई देखेंगे तो 675 का है और लो 271 का है। यानी कि ये कंपनी 52 वीक के लो से ऊपर है और 52 वीक के हाई से नीचे खड़ी हुई नजर आती है। पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी नजर आता है। इस वजह से रीजनेबल पी नजर आता है कि दोस्तों ये जो सेक्टर है ये काफी ग्रोथ वाला सेक्टर है। और ऐसे में इस सेक्टर की कई कंपनियां भागी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसका पिछले कुछ समय में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी करेक्शन दिखाया और नेट प्रॉफिट जो था बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं ग्रो किया। इसकी वजह से भी इस कंपनी में ग्रोथ उतना बना नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर इस सेक्टर का काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, तो फ्यूचर में इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और दोस्तों आप इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ नज़र आएगा, एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस में भी ग्रोथ नज़र आएगा। वहीं पर ओपीएम देखेंगे कंपनी का तो 9% 8% के आसपास का बना हुआ है वहीं पर। और दोस्तों एक चीज़ और है, छोटी कंपनियों को ऐसे सेक्टर में
खड़ा रह पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज दोस्तों बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जो दिग्गज प्लेयर हैं, वो इस सेक्टर में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्यूचर में इस सेक्टर में और भी ज़्यादा आपस में कंपटीशन होता हुआ नजर आ सकता है। आप दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों रिजर्व की बात करेंगे तो 288 करोड़ का रिजर्व होना ये बताता है कि छोटी कंपनी के पास पैसा काफ़ी शानदार है। वहीं पर कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा उसके मुकाबले में काफ़ी कम है, तो ये चीज़ अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर प्रमोटर के पास होल्डिंग देखेंगे, जो 73.22% का जो उनका शेयर होल्डिंग इनके पास शेयर था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 73.23% हो गया। वहीं पर मार्च जून 2025 में बढ़कर 73.24% हो गए। यानी कि प्रमोटर दोस्तों इस कंपनी में छोटा ऐसा हिस्सा है सही, लेकिन लगातार खरीदने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर एफआईडीआई के पास आप देखेंगे तो ना के बराबर शेयर है। पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 26% का शेयर है। यानी कि प्रमोटर के पास शेयर है और एफआई पब्लिक के पास है। एफआईडीआई इस कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, मतलब कॉन्फिडेंस इनके पास नहीं है ऐसा नज़र आता है। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। और वैसे भी दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती हैं इसमें एफआईज और डीआईज का विश्वास कम ही होता है। और दोस्तों बिजनेस वर्टिकल्स इस कंपनी का देखेंगे तो कंपनी दोस्तों आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हुई नजर आती है। प्रोवाइड डेटा सेंटर सॉल्यूशंस इंक्लूडेड सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स, स्विचेस, राउटर, सीसीटीवीज, तो आप देख सकते हैं इसमें काम करती हुई नजर आती है। वहीं पर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जैसे देखेंगे इंक्लूडेड मैनेज सर्विसेज, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, आईटी फैसिलिटीज मैनेजमेंट, तो आप देखेंगे इसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सेक्टर में भी कंपनी काफ़ी फोकस्ड होती हुई नजर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग दोस्तों सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करती हुई नजर आ रही है और टॉप से काफ़ी अच्छा करेक्शन में भी है। जबकि डेटा सेंटर की अधिकतर कंपनियों ने अपना अपना 52 के हाई के आसपास खड़ी हुई नजर आती हैं। वैसे में दोस्तों ये कंपनी 52 के हाई से काफ़ी नीचे खड़ी है, तो आपको यहाँ पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों रेवेन्यू देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो आप देखेंगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 52% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर आईटी से देखेंगे तो 22% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट जो सर्विसेज है वहाँ से 26% का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर बीएफएसआई से देखेंगे तो 22% का रेवेन्यू आता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया प्रोडक्शन से देखेंगे तो 5% का रेवेन्यू आ रहा है। और आप देखेंगे आगे बढ़कर देखेंगे तो कम्युनिकेशन से 13%, हेल्थ केयर से 4%, आईटी से 10% और छोटे छोटे भी सेगमेंट से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इनका मोस्टली इनका जो बिजनेस हो रहा है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज जो है, यहाँ से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जियोग्राफिकल दोस्तों प्रेजेंस देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी दोस्तों मोस्टली इंडिया में फैली हुई नजर आती है। कंपनी का आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये मुंबई में है। वहीं पर एडिशनल ऑफिस देखेंगे ये नवी मुंबई में है, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, तो यहाँ पर भी इनके ऑफिसेस है। और इनका एक ब्रांच देखेंगे तो सिंगापुर में भी है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का कदम इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर क्लाइंटल की बात करेंगे तो ब्लू चिप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर आप देखेंगे ये इनका क्लाइंट है। वसई जनता बैंक आप कई सारे देखेंगे, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को देखेंगे ये इनका क्लाइंट है। कोल इंडिया इनका क्लाइंट है। तो कई सारे दिग्गज दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट है। पॉज की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी लगभग डेट फ्री है। यहाँ तक कि कंपनी ना के बराबर ही इनके पास मतलब कर्जा है, बिकॉज इनके पास रिजर्व काफ़ी शानदार है। और दोस्तों कंपनी का जो देखेंगे कि अच्छे क्वार्टर की ये कंपनी एक्सपेक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो हर एक कंपनियां उम्मीद करती हैं कि उनका क्वार्टर अच्छा ही है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो डेप्टर डेज है इसका इंक्रीज होना ये कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का नाम। एक इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी नजर आती है, एक इंटरेस्टिंग फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती हुई नजर आती है। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा है, इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि रिस्क भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। और दूसरी कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 1190 करोड़ का है और 52 वीक का हाई 1618 का है और करंट प्राइस देखेंगे तो 935 का है। यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक के हाई से काफ़ी कम पर खड़ी हुई नजर आती है। वहीं पर लो देखेंगे तो 821 का है। यानी कि इस कंपनी का जो लो है वो काफ़ी कम है और 52 वीक का जो लो है ये कंपनी का उसके आसपास खड़ी हुई नजर आती है। और पी देखेंगे तो 16 का है।
तो दोस्तों इंटरेस्टिंग सेक्टर में काम करती हुई कंपनी अगर उसका पीई 16 पर है तो आपको यहाँ पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी जरूर करनी चाहिए। और इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार ही नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, ये भी अच्छी बात जरूर बन जाती है। कंपनी का सेल्स देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ नजर आएगा। एक आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आएगा। ओपीएम देखेंगे तो ये एक अच्छी बात जरूर है कि कंपनी का जो ओपीएम है ये बढ़ते हुए क्रम में ही नजर आ रहा है, और किसी भी कंपनी का दोस्तों ओपीएम बढ़ना एक अच्छा संकेत जरूर माना जाता है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी ईयर बाय ईयर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आएगा। हालांकि जो इन्वेस्टर्स है जितना रफ्तार देखना चाहते हैं उतना रफ्तार इसके नेट प्रॉफिट में दिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी जिस तरीके से फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में काफ़ी अच्छा खासा ही ग्रोथ माना जाएगा। और वैसे भी दोस्तों जो ये कंपनी है इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नजर आता है। फ्यूचर में ऐसी कंपनियां काफ़ी अच्छा खासा करने का दमखम रखती हैं और टॉप से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन में भी दोस्तों ये कंपनी है। तो आपको यहाँ पर स्टडीज करनी चाहिए, रिसर्च जरूर करनी चाहिए। आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 10 सालों का तो सेल्स का ग्रोथ काफ़ी शानदार रहा है। पर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 सालों का प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रहा है। वहीं पर स्टॉक का कैगर देखेंगे तो पिछले 10 सालों से 55% का कैगर रहा है। वहीं पर पिछले 5 सालों से 84% का कैगर रहा है। वहीं पर पिछले 3 सालों से 47% का कैगर इनके निवेशकों को मिला है। वहीं पर पिछले 1 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी करेक्शन में नज़र आ रही है। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों जो बुल रन चल रहा था, बुल रन में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागी हुई नज़र आती है, मतलब भाग रही थी और इस कंपनी का भी पी काफ़ी हाई हो गया था। उसके बाद जितना उम्मीद किया जा रहा था, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसके अनुरूप दोस्तों ये कंपनी प्रदर्शन करती हुई नज़र नहीं आई। इनका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला जिसकी वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली। और कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 218 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा 139 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो कंपनी की एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 60-61% का शेयर है, बाकी पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 38-39% का शेयर है। आप या 5 को देखे हुए तो इनके पास ना के बराबर शेयर है, यानी कि प्रमोटर और पब्लिक के पास में जो हिस्सा है दोनों के पास में होना ये भी यहाँ पर भी दर्शाता है कि रिस्क यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर भी केयरफुली रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कंपनी का सर्विसेज ऑफर देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कंसल्टिंग सर्विसेज में कंपनी काम करती हुई है नज़र आती है। टर्नकी स्टेटमेंट इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड द सप्लाई ऑफ एसोसिएट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, इसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। और भी मल्टीपल दोस्तों क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन सारे सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राफिक्स सर्विसेज, मैनेज प्रिंट सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, डोमेस्टिक क्लाइंट्स, मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटीज मैनेजमेंट ऑफ। तो देखेंगे डोमेस्टिक क्लाइंट्स, मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दोस्तों कई सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और दोस्तों क्लाउड से का जो ये सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर माना जाता है। और दोस्तों इस कंपनी का आप देखेंगे जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो दोस्तों एक्सपोर्ट करके, यानी दोस्तों ये कंपनी एक्सपोर्ट करके 4% का रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर डोमेस्टिक मार्केट से 96% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आती है। प्रोस की बात करेंगे तो पिछले आप देखेंगे 5 सालों का 63% का ग्रोथ दोस्तों इस कंपनी का कैगर बनाकर इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये 63.9% का हिसाब से रहा है। वहीं पर आप और देखेंगे जो कंपनी का आरओई है इसका भी रिकॉर्ड दोस्तों पिछले 3 सालों का काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। वहीं पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है ये भी शानदार रहा है। वहीं पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 26 डेज टू 119.3 डेज, तो इसका भी कम होना एक कंपनी के लिए अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कॉन्स दिखेगा नहीं, लेकिन दोस्तों कंपनी के पास कॉन्स ये भी, मतलब एक कॉन्स ये भी गिन सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप छोटा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप छोटा है इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा निवेशक इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों में जो फ्यूचरिस्टिक कंपनियां होती हैं, जो इंटरेस्टिंग कंपनियां होती हैं, जो जिनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है, जिसका बिजनेस एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट से बिलोंग होता है,
तो वैसे कंपनियों पर दोस्तों जो बड़े निवेशक होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रिसर्च जरूर करते हैं, खास करके जब उस कंपनी में गिरावट होती है। तो गिरावट के दिनों में दोस्तों उनका रिसर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको भी ऐसी कंपनी पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वहीं पर क्लाइंटेल की बात करेंगे तो एक्सिस फाइनेंस देखेंगे, इनका क्लाइंट है। एनपीसीआई इनका क्लाइंट है। आप देखेंगे एलआईसी इनके क्लाइंट, तो बड़े बड़े जो दोस्तों दिग्गज है वो इनके क्लाइंट है, जैसे एच एन एम, मैकेफी। तो ये भी दोस्तों काफ़ी जाने माने नाम है। तो काफ़ी बड़े बड़े इनके भी क्लाइंट देखने को मिलते हैं। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करेंगे तो डायनाकोस सिस्टम्स कंपनी का नाम है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी मानी जाती है। तो आपको इन दोनों कंपनियों पर रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। आपको दोस्तों इन कंपनियों के बारे में ये भी समझना चाहिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। डिस्क्लेमर दोस्तों एक देना चाहेंगे, आई एम नॉट बेस्ड एडवाइजर। कोई बार सेल करते हो इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।